हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छी मॉर्निंग हुई होगी आपकी, सब लोग एनर्जेटिक होंगे आज के सेशन के लिए। तो आज का 12 दिसंबर का करंट अफेयर मैं लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए, और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करते, अपना भी नहीं करते। तो बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन दिसंबर 12 का। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। जितने भी क्वेश्चंस बेस में लेके आता हूँ बेसिकली ये सब एक करंट न्यूज़ होती है और करंट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, आप लोग ये मत सोचिएगा ये कब कहाँ से क्वेश्चन उठा लिए उसको एक्सप्लेन कर दिया, नहीं। ये करंट टॉपिक्स होते हैं जिसको मैं क्वेश्चन फॉर्म में लेके आता हूँ और उनकी एक्सप्लेनेशंस होती है जो बेसिकली न्यूज़ होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट इज commemorated on ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स के दिन ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जिसको दोहराया जाता है, जिसको याद रखा जाता है, लोगों के माइंड में डाला जाता है कि भाई हाँ ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये भूलनी नहीं है। ठीक है, कॉमेमोरेटेड का होता है टू रिमेंबर, मतलब किसी की कोई चीज़ को याद दिलाना कि ये आप इसको कभी भूलना मत, उसको इंक्लूड करना अपने टॉपिक में। ठीक है, तो ह्यूमन राइट में सिग्निफिकेंट ऐसा कौन सा टॉपिक है जो ह्यूमन राइट डे पे जो बताया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार, इसमें ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यूडीएचआर, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिक्स राइट, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड या यूनाइटेड नेशन चार्टर। ठीक है, चलिए टॉपिक देख लें एक बार। ह्यूमन राइट डे, जैसा कि हमने सेकंड लास्ट वीडियो में पढ़ा था, डेज के बारे में पढ़ा था कि कौन सा डे कब मनाया जाता है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, तो आपको याद होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक डेज पे आते हैं एसएससी में और बहुत ही भयंकर तरीके से आते हैं। आपको ऐसा टेक्निक में फंसा देंगे कि आप लोग आंसर नहीं कर पाओगे, इसलिए बेसिक हर चीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। Human Rights Day is observed annually on December 10th to commemorate the adoption of Universal Declaration of Human Rights. Adoption of the Universal Declaration of the Human Rights, इसको commemorate किया जाता है, include किया जाता है टॉपिक्स में। ठीक, UDHR बोला जाएगा इसको, UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है, बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1948 में ये बना था। दिस डे सर्व्स एज ए रिमाइंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक रिमाइंडर देता है हमें। फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम। देखिए दोस्तों, अगर ह्यूमन राइट्स नहीं होंगे तो आप लोग अपना फ्रीडम या अपना फंडामेंटल जो बेसिक है वो आप कैसा फुलफिल कर पाओगे। तो ये इंसान की अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, वेल डिज़र्व ज़िंदगी जो एक इंसान डिज़र्व करता है, अच्छी ज़िंदगी बिना किसी के दखल अंदाजी के, बिना किसी के इंटरफेरेंस के, तो वो गुजारना चाहता है अगर, तो उसके लिए हमें राइट्स की ज़रूरत है और राइट्स हमें हमारे पास हैं। तो उसके दिन मनाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, दिस डे सर्व्स एज द रिमाइंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स दैट एवरी इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड टू रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी। ठीक, अपने देश का शुक्रिया करना पड़ेगा इसके लिए कि हम लोग इतने डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं जहाँ पे कोई कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन का भेदभाव नहीं किया जाता। अभी कुछ पॉलिटिक्स हो रही है इन चीज़ों पे, लेकिन हम लोगों को स्ट्रांग बन के रहना है ताकि कोई अनपढ़ जाहिल नेता हमें ये नहीं कर पाएगा कि हम लोग की एक मुट्ठी है उसको तोड़ के अलग कर दे। ठीक है, हम लोगों को एक मुट्ठी बन के रहना है और जो मुट्ठी किसी में हिम्मत ना हो कि उस मुट्ठी को खोल पाए। ठीक, चलिए, जिसमें हमें नेशनलिटी, रेस, जेंडर, रिलीजन और एनी अदर थिंग्स जो स्टेटस है उसमें हमें एक राइट दिया गया है। ठीक है, द UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ए लैंडमार्क डॉक्यूमेंट इन ह्यूमन राइट हिस्ट्री,
outlines a broad range of rights and freedoms that form the foundation of international human rights standards. ठीक, it includes rights such as right to life, right and security of person, freedom and from torture and slavery, and right to fair trial, freedom of thoughts, conscience एंड रिलीजन, ठीक है, एंड द राइट टू एजुकेट अमॉन्ग अदर्स। अब मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ, अगर आप लोगों को समझ नहीं आया ना तो आई हैव टू राइट, मैं लिखता हूँ, आई विल राइट, मतलब राइट टू लाइफ, ये बेसिक तो सब पढ़े ही होंगे सब, है ना। राइट टू लाइफ क्या होता है, लिबर्टी, लेकिन आजकल ना लिबर्टी, फ्रीडम, इन सब का एक गलत मतलब निकाला जा रहा है लोगों की तरफ से। कुछ भी करो, वी हैव राइट टू फ्रीडम, राइट ऑफ फ्रीडम, वी हैव राइट टू स्पीच। भाई कुछ लिमिटेशंस होती हैं हर चीज़ की, है ना। तो बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज लिमिटेशंस, ओके। चलिए, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी ऑफ ए पर्सन, सिक्योरिटी ऑफ ए पर्सन, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड स्लेवरी, दिख रहा है ना आप सब लोग को, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड स्लेवरी, फ्रीडम, द राइट्स टू फेयर ट्रायल, ठीक है, फेयर ट्रायल, हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए, हर किसी के पास एक चांस है, राइट टू फेयर ट्रायल, समझ रहे हो, मतलब किसी भी एग्जामिनेशन में, किसी भी जगह पे हर इंसान को एक फेयर ट्रायल, एक उम्मीदवार को एक जो वो राइट है उसके पास कि उसको मौका मिलना चाहिए, ठीक है, ठीक। फ्रीडम ऑफ थॉट, ठीक है, एंड रिलीजन एंड राइट टू एजुकेशन एंड अमंग दैट फॉर एक्सेट्रा, ठीक है। जितने भी हमारे पास राइट्स हैं, फ्रीडम्स हैं, तो वो सभी रिमाइंड करवाता है क्या, ह्यूमन राइट्स डे। समझ गए ना आप लोग। तो इतना ज़्यादा डीप में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, UDHR का डॉक्यूमेंट जो है वो कोमोमरेट होता है कहाँ पे, ह्यूमन राइट्स डे पे। समझ गए आप लोग। और ये 10 दिसंबर को हम लोग एनुअली सेलिब्रेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Who has been appointed as the caretaker prime minister of Syria following the overthrow of Bashar al-Assad regime? हमने पिछले दिनों में एक टॉपिक पढ़ा था कि सीरिया का एक नया प्राइम मिनिस्टर बना है कि जो उसका नाम बशर अल असद है, उसका एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी बना है किसका, सीरिया का। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, अभी आपको बताता हूँ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का क्या काम क्या होता है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का मेनली ये काम होता है कि हर उस मैटर को देखना जिसको प्राइम मिनिस्टर अप्रूव करेगा, उसके अप्रूवल से एक स्टेप पहले केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो देखता है अप्रूवल्स, डे टू डे वर्क्स, ठीक है, डे टू डे वर्क्स, और जितना भी बजटिंग में अपना राय देता है एक्सेट्रा। बहुत से और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से नीचे रह के ये उस लेवल तक थोड़े थोड़े काम करते हैं, ठीक है। तो कौन बने हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, तो जो करेक्ट आंसर है वो है मोहम्मद अल बशीर, ठीक है। एक बार रिपोर्ट भी देख लेते हैं हम, शक्ल भी देख लो आप इनकी। मैं जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना उनके इमेजेस ऊपर लगवा लेता हूँ ताकि आपको रिमाइंड करने में इजी रहे, याद रहे चेहरे के हिसाब से, ठीक है। मोहम्मद अल बशीर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ सीरिया on 10th December 2024. This appointment effective until March 1, 2025 marks as a significant step in Syria's transition. Al-Bashir, a prominent rebel leader and former head of the Hayat Tahrir al-Sham led Syrian Salvation government,
in Idlib played a crucial role in the recent offensive that led to the president Bashar al-Assad falls। ठीक है, इसका अपनी गवर्नमेंट पे एक बहुत ही इफेक्टिव रोल था और ये मेंबर था किसका, हेड था किसका, हयात तहरीर अल शाम अल लीद। ठीक है, हयात अल तहरीर अल शम अल लीद। ठीक है, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ये याद करना, बट हो जाएगा। ठीक है, बट इतना याद रखिएगा कि मोहम्मद अल बशीर जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने सीरिया के। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है मोहम्मद अल बशीर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें आगे। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट मेजर रिफॉर्म्स वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर CUET इन 2025 टू रिड्यूस रिजिड बाउंड्रीज इन हायर एजुकेशन। अभी ये क्वेश्चन जो है ना, ये जितने भी स्टूडेंट्स CUET के हमें देखते हैं या CUET के जितने भी बच्चे ये करंट अफेयर देख लें, तो जिनका CUET का एग्ज़ाम है उनके लिए एक बहुत ज़रूरी, बहुत अहम खबर है। या कोई अगर पेरेंट भी देख रहे हैं, पेरेंट्स के जो अपने बच्चों को आगे कॉलेजेस में भेजना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर है। ठीक है, खबर क्या है CUET के रिगार्डिंग? खबर ये है कि CUET ने 2025 में एक जो हायर एजुकेशन के लिए एक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया। क्या रिफॉर्म था देखते हैं आगे न्यूज़ में, फिर डिस्कस करते हैं। फ्रॉम 2025 स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर एनी सब्जेक्ट इन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG CUET UG जिसको बोलते हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर क्लास 12 सब्जेक्ट। मतलब कहने का ये कि UGC ने CUET को लेके एक अनाउंसमेंट, एक रिफॉर्म अनाउंस किया है कि जिसमें CUET के 12th में बच्चे के जो मर्जी सब्जेक्ट रहे वो ग्रेजुएशन में किसी भी सब्जेक्ट के लिए CUET का एग्ज़ाम दे सकता है, compete कर सकता है। उसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं है कि ये वाले 12th में सब्जेक्ट होते तभी आपको ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट मिलेंगे, ऐसा नहीं है। CUET ने इस पर जो है अपना एक जो रिफॉर्म लाया है और ये चीज़ बताई है कि जो बच्चा आगे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेगा उसके लिए 12th का वो सब्जेक्ट होना मैंडेटरी नहीं है। अगर उसने 12th में वो सब्जेक्ट नहीं रखा तो कॉलेज में पढ़ सकता है। तो ये रिफॉर्म एक UGC ने लाया है CUET के रिगार्डिंग में। द एग्जाम विल ओनली बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड इन एक्सपेंड टू 63 सब्जेक्ट अप टू 37 स्टूडेंट कैन चूज मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ 6 एज अर्लियर। तो लेकिन अब जो है स्टूडेंट्स को पहले 6 सब्जेक्ट चूज करने का मौका था, अब उसको सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट चूज करने हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी, अलोइंग स्टूडेंट्स टू चूज एनी सब्जेक्ट रिगार्ड्स ऑफ क्लास 12 सब्जेक्ट। मतलब कि बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट चूज करने के लिए परमिशन है, भले ही वो 12th क्लास में मत हो। ठीक, समझ गए आप लोग? स्टूडेंट्स लोग जितने भी हैं सब समझ गए ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who has been elected as the Speaker of Jharkhand Legislative Assembly? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब इम्पॉर्टेंट इन द सेंस के इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा जो इसका बना है चीफ स्पीकर, तो उसका नाम ऐसा है कि आप लोगों को हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करेगा। ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि उस नाम को ध्यान से पूरा पढ़ के लिखना। ठीक है, मैं जब अभी बताऊंगा आपको नाम तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि किस तरीके का ट्रिक हो सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन पूछा? स्पीकर ऑफ झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली कौन सिलेक्ट हुआ? ठीक है, एक बार रिपोर्ट देखते हैं फिर आंसर देखेंगे इसका। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पार्टी है। ठीक है, उसके MLA बने, उनका नाम है रविंद्रनाथ महतो। जिस बच्चे को ये लग रहा है कि रविंद्रनाथ, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑप्शन आते हैं A, B आता है रविंद्रनाथ टैगोर और ये आता है MAHATO। बट आपने अगर ये टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको ये तो पता होगा जो कि झारखंड के जो स्पीकर है वो कौन है? रविंद्रनाथ है। बट बात ये है कि आपको क्वेश्चन जो है आंसर उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ना कि इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अगर ये आ गया टॉपिक में तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। हर क्वेश्चन आपको पता है हिस्टोरिकल नेम्स बहुत ही रिपीट होते हैं। हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिर आंसर को अच्छे से पढ़ो। बहुत से बच्चे इस चीज़ में मिस्टेक करते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है,
तो इसको खाली इतना पढ़ के आंसर मत करना, कभी भी पूरा पढ़ना। तो यहाँ तक तो सेम है ये, यहाँ से आगे बात का जो है वो पतंगड़ निकलता है कि यहाँ से आगे टॉपिक क्या हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी टॉपिक आएगा उसका आंसर या क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ा जाएगा, ठीक है। एमएलए रविंद्रनाथ महतो हैज बीन इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द झारखंड असेंबली फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम, ठीक है, सेकंड बार बने। ही वाज इलेक्टेड unopposed as the opposition decided not to field any candidate during the special session of the assembly. Chief Minister Hemant Soren has proposed his name for the post. तो याद रखना पड़ेगा आपको कि कौन है स्पीकर, रविंद्रनाथ महतो, और चीफ मिनिस्टर कौन है उन झारखंड का, हेमंत HAMA हेमंत सोरेन, ठीक है, ये चीफ मिनिस्टर है झारखंड के, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए रविंद्रनाथ महतो, टैगोर नहीं, महतो, महतो जैसे आप प्रोनाउंस करो, बट याद रख लेना बस नाम। अगला क्वेश्चन आता है कि जॉन महामा हैज रिसेंटली बिकम द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। जॉन महामा, जॉन महामा जो है वो रिसेंटली किस कंट्री के चीफ मिनिस्टर बने हैं, बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में, जिसने न्यूज़ पढ़ी है। देख ले रिपोर्ट, चलिए रिपोर्ट देखते हैं। जॉन दरमानी महामा, पूरा नाम है इनका, जॉन दरमानी महामा हैज वॉन घाना's 2024 presidential election marking his return to office after an 8 year। मतलब 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते हैं ये, और 8 साल के बाद इनको जो है वो अपनी कुर्सी वापस मिली है, गवर्नमेंट स्टेटस वापस मिला है, ठीक है। ही सिक्योर्ड अप्रॉक्सीमेटली 56.55, लगभग आधे वोट्स, और 63.33 मिलियन वोट्स, एंड डिफीटेड वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मदू बवूमिया। द रिपब्लिक ऑफ गाना इज द कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका, ठीक है, वेस्ट अफ्रीका में इन्होंने हराया किसको है, मोहम्मदू बुवूमिया, जो कि पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या आएगा अब, ऑप्शन सी घाना में जो जॉन महामा थे ये इलेक्टेड हुए हैं क्या, प्रेसिडेंट, नहीं 2024 के इलेक्शन में जीते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कुछ रिपीट मैंने इसलिए किए हैं कि आपको याद रहे, टॉपिक्स माइंड से निकले ना, ठीक है। चलिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है एग्जाम में, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी स्टिपुलेटेड इन द न्यू इंडियन टेलीकॉम लॉ फॉर अनसॉलिसिटेड मैसेजिंग टू यूजर्स। अनसॉलिसिटेड मैसेज क्या होता है भाई, कि आपको देखा होगा, आपको कहीं कभी स्कैम कॉल्स, स्पैम कॉल्स, कुछ भी आता है, मतलब मैसेजेस में इतना किसी बैंक की तरफ से मैसेज आ गया, तो ऐसा मैसेज करने पे या ऐसी कॉल करने पे जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपको बिना मतलब के कर रहे हो किसी को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में, ऐसे मैसेज या कॉल पे क्या पेनल्टी लगाई है गवर्नमेंट ने, चलिए देखते हैं, फिर आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले आपको समझ आया इसका मतलब, ठीक है, अनसॉलिसिटेड मैसेजेस, ठीक है। चलिए, द न्यू टेलीकॉम लॉ पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट स्पेसिफाइज ए पेनल्टी ऑफ 50,000 फॉर स्पेंडिंग अनसॉलिसिटेड मैसेज टू यूजर्स। किसी भी यूज़र को बिना मतलब के कोई मैसेज भेजना, वो स्पैम कॉल हो या कुछ भी हो जो कि उसके यूज़ का नहीं है, अगर आप अपने मतलब के लिए भेज रहे हो तो उसके लिए 50,000 रुपये जुर्माना जो है सरकार ने वो लगाने के लिए घोषित किया है, ठीक है। फॉर रिपीट ऑफेंडर्स ऑफ सच स्पैम मैसेजिंग द लॉ प्रोवाइड्स फॉर
सस्पेंशन ऑफ द टेलीकॉम नेटवर्क। अगर कोई इंसान एक बार करने के बाद, एक बार उसको पेनल्टी लगने के बाद दोबारा से अगर वो करता है तो दोबारा जो है उसका टेलीकॉम जो नेटवर्क है वो उसको बैन कर दिया जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद वो बंदा जो है कोई भी नेटवर्क यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए इतना समझ आया कि दोबारा से उसका नेटवर्क बंद हो जाएगा। पहली बार के लिए 50,000 का जुर्माना है। ठीक है, द प्रोविजन टू करप्ट pesky messages and calls was included in the law to address rising complaints and telemarketer disturbing subscribers despite do not disturb preferences। और ये उनके लिए भी है जो कंपनीज हैं जो बिना मतलब के, अगर टेलीकॉलर्स हैं जो बिना मतलब के कॉल्स करके परेशान करेंगे किसी को जो अननेसेसरी होगा, तो अगर उस पर कोई कंप्लेन करेगा उसके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। और अगर दोबारा से करेगा तो उसका टेलीकॉल की सर्विस हटा दी जाएगी, भले ही ये कोई बड़ा ब्रांड हो या कोई छोटा ब्रांड हो, जो टेलीकॉलिंग कंपनी हो, चाहे कोई सिम कंपनी हो, चाहे कोई पिज़्ज़ा कंपनी हो, कुछ भी हो। तो अगर ये चीज़ करेंगे तो ये पेनल्टीज लग सकती हैं। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ₹50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। वाडनगर, वाडनगर का नाम सुना होगा आपने न्यूज़ में। ठीक है, आया था कुछ दिन पहले। वाडनगर रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एन एंशिएंट टाउन लोकेटेड इन विच स्टेट। एक एंशिएंट टाउन है ये वाडनगर, जो किस स्टेट में स्थित है इसके बारे में पूछा गया है। आंध्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात। तो एक बार इसका देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि इसमें 2800 years old, 2800 साल पुराना ह्यूमन सेटलमेंट हैज़ बीन अनअर्थ इन वाडनगर। मतलब उसको खोद के दिखाया गया, उसको देखा गया है कि वाडनगर गुजरात में। तो ये कहाँ पे है? वाडनगर कहाँ पे है? गुजरात में। द हिस्टोरिकल टाउन विद रूट्स डेटिंग टू 8th century BC ही वाज नोन बाय वेरियस नेम्स लाइक वृद्धानगर एंड अनंतपुर। Vadnagar's L-shaped layout includes Sharmistha Lake and features ancient mounds, Darbar Ghat and distinct blocks near मोहल्लाज। ये सब कुछ मतलब वहाँ पे देखा गया है। ठीक है, नोटेबल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स द अंबाजी माता टेम्पल 10th से 11th century CE and fortifications covering 1 kilometer east-west and 700 meter north-south। The town played a vital role in Western India's hinterland trade network, noted in Puranas and Hyutsang traveling। मतलब ये जो इसके बारे में पुरानाज में भी जो बताया गया, और ये जो है वाइटल रोल प्ले करता है किसके लिए? ट्रेड नेटवर्क के लिए। ठीक है, बताता है ये इसकी हिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्या? गुजरात। गुजरात में वाडनगर ये पाया गया है, ये वाला गांव। और ये बहुत कितना 2800 साल पुराना गांव वहाँ पे अनर्थ किया गया है। ठीक है, समझे ना आप लोग? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च द माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन फॉर एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन। एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किस स्टेट ने माई स्कूल माई प्राइड, मेरा स्कूल मेरा गर्व, मेरा गौरव, ठीक है, जिसमें हिंदी टर्म, तो वो जो है वो किस स्टेट ने लॉन्च किया है? ठीक है, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश लॉन्च द माई स्कूल माई प्राइड। माई स्कूल माई प्राइड campaign. The campaign is a part of Apna Vidyalay program which was aims to improve education in government schools and support students growth. ठीक है, the campaign also aligns with the National Education Policy NEP
2020, the campaign encourages individuals and organizers to adopt a school and provide career counseling, remedial teachings, yoga training and financial donations. ठीक है. The campaign also encourages retirement teachers, professionals, housewives and other community members to volunteer as academic support member without pay. अच्छा, क्या है इसका मतलब इस कैंपेन का कि बच्चों को या बच्चों के पेरेंट्स को एजुकेशन के बेनिफिट्स बताए जाएं और एजुकेशन की तरफ मोटिवेट किया जाए, और जो पुराने लोग हैं, जो पुराने टीचर्स रिटायर्ड हैं, उनको मोटिवेट किया जाए कि भाई आओ आप पढ़ाओ बच्चों को, आप को कैरियर को गाइडेंस दो, काउंसलिंग करो विदाउट एनी पे, और ताकि आप अपने साथ साथ बच्चों का भविष्य भी सिक्योर कर पाओ। ये है इस जो है कैंपेन का मिशन, माई स्कूल माई प्राइड। तो ये किसने लॉन्च किया भाई? ये लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने। तो स्टूडेंट्स एक आपके लिए और है इंफॉर्मेशन कि आप लोग हमारा ये यूट्यूब लिंक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी, इंस्टाग्राम लिंक, टेलीग्राम लिंक, ये सभी लिंक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ये शायद जूम होगा, नहीं हो रहा जूम स्टूडेंट्स। जूम होता तो मैं आपको जूम करके इसको दिखाता, तो एक बार ट्राई कर सकते हैं हम लोग, होगा। यह YouTube का लिंक है, FPA एग्जाम प्रेप, आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, FPA एग्जाम प्रेप। ठीक है, व्हाट्सएप का भी हमारा चैनल का FPA एग्जाम प्रेप के नाम से। तो ऐसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट के लिए हम लोगों को सब्सक्राइब कर लो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर समझ नहीं आया, एक बार वीडियो रिवाइव करके दोबारा से देख लो, जो टॉपिक्स लिखने हैं लिख लो, नहीं समझ आया मैसेज करके पूछ लो, पर्सनली पूछ लो, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू। ठीक है, तो वो आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू।